जैन बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बच्चों को अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 5.1 कर रहे हैं। इसके जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो याद करने वाले हैं, कोई सिद्ध करने वाला नहीं है। तो इसके साथ साथ आपको जो भी इसमें काम आ रहा है वो कक्षा 8 में पढ़ के आए हैं, ठीक है? तो वो आपको पता भी होगा, इसीलिए हम डायरेक्ट आपको प्रश्नावली ही करा रहे हैं, ठीक है? जो भी आपको बताना होता हम बताते हैं आपको, सही है? तो इसमें सत्य असत्य बताना है। तो इसमें पहला है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। देख लेते हैं कैसे, इसका कारण भी तो बताना है। देखो, एक ही बिंदु है, अब यहाँ से क्या एक रेखा खींची जा सकती है? देख लो, रेखा कैसी होगी? जिसके दोनों सिरे होंगे। ये रेखा है, क्या यही रेखा खींची जा सकती है? एक रेखा ये खींच गई, देखो एक रेखा, देखो ये खींच गई, एक रेखा देखो ये खींच गई, एक रेखा देखो ये खींच, मतलब यहाँ पर एक से कितनी भी रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत रेखा खींची जा सकती है। तो ये कथन क्या हो गया? ये गलत हो गया। क्या है? एक बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, ये सत्य है या असत्य बताना है हमको। ये क्या है? असत्य है। असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि हमने देख लिया एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है? एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है? अब लिखा दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं क्या? देखो, एक तो बिंदु ये है, एक बिंदु ये है बी। अब ऐसे असंख्य रेखा मतलब अनगिनत, जैसे इसमें से अनगिनत रेखा की जा सकती है, क्या खींची जा सकती है? देख लो, रेखाएं वो होंगी, ऐसा नहीं कि इस बिंदु से अलग खींच दी, इस बिंदु से अलग खींच दी, वो नहीं। रेखाएं अगर दो बिंदु से एक से अधिक रेखाएं खींची जा सकती हैं तो उस रेखा पर ये दोनों बिंदु स्थित होने चाहिए, तब माने जाएगी यहाँ एक से अनंत रेखा खींची जा सकती है। क्या इसके अलावा, इस रेखा के अलावा कोई और रेखा खींची जा सकती है? नहीं। ये लिखा हुआ भी है कि दो भिन्न बिंदुओं से एक अद्वितीय रेखा खींच, अद्वितीय मतलब जिसके सिवाय और कोई नहीं खींची जा सकती। तो इस बिंदु से आता आप खींच देंगे, इस बिंदु से तो आप खींच देंगे, इस बिंदु से भी आप खींच देंगे, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली इस रेखा के अलावा कोई और रेखा हो। तो क्या रेखा असंख्य रेखा खींच सकती? ये भी क्या है? असत्य है। असत्य है। कैसे असत्य है ये हमने दिखा दिया करके, ये आप चित्र बनाओगे, यही आपका कारण है बताने का। चित्र बना दिया, टीचर समझ जाएंगे, नंबर पूरे में लगाए, ठीक है? और देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, एक शांत रेखा, शांत रेखा मतलब है जो रेखा स्थिर है। एक शांत रेखा है, ए और बी इसके किनारे, ठीक है? एक शांत रेखा, यहाँ तक निश्चित है। ये शांत रेखा लो, रेखाखंड लो। अब कहना है कि दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। एक रेखाखंड है, शांत रेखा मतलब होता है रेखाखंड, जो शांत हो गया मतलब रुक गई कहीं ना कहीं, इधर भी उधर भी, तो रेखाखंड हो गया वो। तो ऐसी रेखा के दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है क्या? बिल्कुल बढ़ाई जा सकती है। इधर भी अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है और इधर भी निश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। ये क्या है? सत्य, ठीक। चौथा है, दो वृत्त बराबर हैं, दो वृत्त बराबर है। बराबर वृत्त का मतलब ही ये उनकी त्रिज्या बराबर है, इसकी भी और R2। बराबर वृत्त का मतलब ही यही है कि त्रिज्या बराबर है। लिख भी दिया, फिर भी पूछा त्रिज्या बराबर होती है क्या? बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है, ठीक है?
इसमें लिखा है, ये आकृति चित्र दे रखी है, इसमें लिखा है कि यदि ए बी बराबर पी क्यू के है और पी क्यू बराबर है एक्स वाई के, तो ए बी बराबर एक्स वाई के, ये प्रूफ करना है। देखो हमें दे रखा है ए बी बराबर पी क्यू, ठीक, ये समीकरण 1, और पी क्यू बराबर है एक्स वाई के, ये समीकरण 2। अब इन दोनों को देखने से क्या पता चला, पी क्यू बराबर ए बी की है, पी क्यू बराबर एक्स वाई के भी है, तो इन दोनों से तुलना करने पर समीकरण 1 व 2 से क्या पता चल रहा है, जब ये आपस में बराबर हो तो ये भी आपस में बराबर होंगी, ए बी बराबर होगा एक्स वाई के, ये बताना तो बिल्कुल सत्य है, ठीक है, बिल्कुल सत्य है। अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है वो इसमें देखो इस प्रकार है, इसमें परिभाषा बतानी है, सिंपल सी बात है। इसमें लिखा है कि परिभाषा बतानी है, आप किस प्रकार में परिभाषित करेंगे। बहुत लैंग्वेज बहुत सारी लिखी हुई है, वो हमने नहीं लिखाई है, आपको बता दें इनकी परिभाषा बतानी है। कैसे बताएंगे, समांतर रेखा की परिभाषा क्या होती है, वे रेखाएं, वे दो रेखाएं जो कभी नहीं मिलती ठीक है, लेकिन अनंत पर मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। सबसे अच्छा उदाहरण किसका है इसका, रेल की पटरियां, वे दो रेखाएं जो कभी नहीं मिलती लेकिन अनंत पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ऐसे बढ़ती आती हैं, और जब हम देखते हैं तो लगता है कि बहुत दूर पे जाके मिल रही, लेकिन मिलती नहीं है। तो अगर हम इन्हें ऐसे बना देना तो आपको उदाहरण होगा, रेल की पटरियां जो होती हैं दोनों, ऐसे ऐसे बने होते हैं, और ये रेल की दो पटरियां हैं, ये समांतर होती हैं एक दूसरे को, कभी नहीं मिलती हैं, लेकिन अनंत पर आप देखोगे रेल की ट्रैक पे यहाँ पे खड़े होकर देखोगे तो लगेगा बहुत दूर जाके मिल रही है, लेकिन मिलती नहीं है कभी। ये होती है समांतर रेखाओं की परिभाषा। अब है लंब रेखाएं, बे रेखाएं जे बे रेखाएं बे रेखाएं जो एक दूसरे से 90 अंश के कोण पर मिलती हैं, ठीक है, के कोण पर मिलती है। कैसे, देखो एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, तो ये कितना अंश, कितना कोण है, 90 अंश का, तो ये दो रेखा क्या है, लंब रेखाएं है। ये क्या है, ये रेखा L1, ये L2 है, ये क्या है, लंब रेखाएं, ठीक है। अब रेखाखंड की परिभाषा, इनको मिटा देना, फिर इसकी बताते हैं, ठीक है। रेखाखंड की परिभाषा क्या होती है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को रेखाखंड कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। कैसे, ये दो बिंदु हैं, एक ए है और एक बी है,
इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को रेखाखंड कहते हैं। ठीक है, अब है वृत्त की परिभाषा। वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाले बिंदु को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। वृत्त की त्रिज्या वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। इसको कैसे व्यक्त करेंगे? जैसे ये वृत्त बना लिया, ये क्या है, और ये हर जगह निश्चित होती है, यहाँ पर भी निश्चित होगी, यहाँ पर भी निश्चित होगी, यहाँ पर भी निश्चित होगी, यहाँ पर भी निश्चित होगी। तो ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, ऐसे करते हैं। अब इसे मिटा दे रहे हैं ताकि वो वृत्त की परिभाषा बता दें। ठीक है, वर्ग की परिभाषा पांचवा है वर्ग। वर्ग क्या होता है? वर्ग कुछ इस प्रकार का होता है, पहले दिखा दें आपको। जिसकी सारी भुजाएं नियत हो। ठीक है, अगर a सेंटीमीटर ये है तो ये भी a सेंटीमीटर है, ये भी a सेंटीमीटर है, ये भी a सेंटीमीटर है, तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा। प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा। ठीक है, अगर A B C और D। ठीक है, वह बहुभुज, बहुभुज का मतलब जिसकी एक से अधिक भुजाएं हो। बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो तथा सभी जिसकी, अब इसमें निश्चित नहीं हो कितनी सभी भुजाएं नहीं, चारों भुजाएं, क्योंकि बहुभुज की चार, इसकी वर्ग की 4 भुजा होती हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो तथा चारों कोण 90 अंश के हो। यह है वर्ग की परिभाषा। ठीक है, अब इसमें चारों से लिख दिया। अगर हम चारों नहीं करते, जिसकी सभी भुजाएं करते, तो असमंजस में होते कि वर्ग में 4 भुजाएं होती है कि 6 भुजाएं होती है। इसी लिख दिया चारों भुजाएं बराबर हो, 1 2 3 4, चारों कोण 90 अंश के हो, 1 2 3 और 4। ठीक है, ये वर्ग कहलाता है। सारी परिभाषाएं तय हो गई। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, चौथा क्वेश्चन करेंगे, तीसरा क्वेश्चन नहीं होगा, नहीं करेंगे, वो क्वेश्चन आएगा भी नहीं। ठीक है, कोई एग्जाम में नहीं आएगा, वो ऐसे दे रखा है खाली। चौथा क्वेश्चन जो है आप नोट कर लो, इसे हम वहाँ पर नोट नहीं कराएंगे क्योंकि भर जाएगा पूरा, नोट कर लेना से। ठीक है, चौथा क्वेश्चन लिखा है, यदि दो बिंदुओं A और B के बीच स्थित है, इस प्रकार स्थित है, यदि दो बिंदुओं A व B के बीच C इस प्रकार स्थित है कि AC बराबर है BC के, तो हमें सिद्ध करना है सिद्ध करना है AC बराबर 1/2 AB। ठीक, ये तो हमें दे रखा है। ठीक है, तो हमको सिद्ध क्या करना है? AC बराबर 1/2 AB। अब इसमें क्या रखा है? इस प्रकार है कि AC बराबर है BC के, ये दे रखा है मैंने। ठीक है, दिया है, ऐसे लिख देंगे दिया है।
अब हल में क्या है, AC बराबर BC, ये क्या है दिया है। अब देखो, अगर देखो AC बराबर है BC के, हम दोनों तरफ AC को जोड़ दें, कोई फर्क पड़ेगा? दोनों तरफ AC को जोड़ दें, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। दोनों तरफ AC को जोड़ने पर, जब AC को उधर जोड़ेंगे, AC प्लस AC बराबर AC प्लस BC। अब AC से कटे बात बराबर है, तो इसलिए AC को जोड़ने पर दोनों तरफ जोड़ने घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पर बहुत फर्क पड़ता है। ये हो गया AC 2AC, और ये क्या हुआ AC प्लस BC, AC प्लस BC मिलकर क्या हो गया AB, ये मिलकर क्या हो गया AB। तो यहाँ पर AC बराबर 2, यहाँ गुणा में है, ये बटे में पहुंच जाएगा 1/2 AB। यही प्रूफ करना था ना, यही प्रूफ करना था ना, ठीक है। ऐसे कर, अब देखिए ये 5वां क्वेश्चन नोट कर लो, इसमें से ये हम करा रहे हैं। इसमें लिखा है प्रश्न 4 में, लिखा है 5 में कि प्रश्न 4 में जो C है वो AB का मध्य बिंदु है। C है वो AB का मध्य बिंदु है, और हमको प्रूफ करना है कि इस बिंदु के अलावा और कोई इसका मध्य बिंदु नहीं हो सकता, केवल एक ही इसका मध्य बिंदु है। तो हम इसमें मान लेते हैं कि एक बिंदु C के अलावा एक D है जो भी इसका मध्य बिंदु है, ठीक है। तो AC बराबर है BC के, ठीक है। अब जो AC है वो बराबर है BC के, और AD बराबर है BC के। तो क्या AC बराबर AD होगा? AC बराबर AD होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता। देखो AC इसका मध्य बिंदु है, तो इससे AC बराबर ये हो गया, AC बराबर BC हो गया। अब हम मानते हैं कि AD इसका मध्य बिंदु है, C मध्य बिंदु है, ठीक है। अब AD बराबर DB, अब इसका D क्या है, इसका मध्य बिंदु है। यहाँ पर ये हमने मान के चले हैं, तो इसके हिसाब से AD के हिसाब से क्या होगा, ये होगा AD क्या है, AD मिलके बना है, किससे मिलके बना है, AC प्लस CD से, और DB तो DB है ही, और AC यहाँ पर क्या है, ये AC है, और ये BC क्या है, BC मिलकर बना CD प्लस DB से, ठीक है। AC बराबर CB प्लस DB, ठीक है। अब चाहे तो इसका मान यहाँ पर रख लो, इसका मान यहाँ पर रख के देखो क्या हो जाएगा, CD प्लस DB, ठीक है, प्लस CD बराबर DB। अब DB से DB कैंसिल, और 2 CD बराबर 0, CD बराबर 0। कोई तो बैटरी है इसमें, इससे प्रूफ क्या होता है, ये असत्य है, और केवल AB का या तो C और D एक ही बिंदु हो, जब एक ही बिंदु होंगे तो दो नाम अलग अलग नहीं होंगे, तो AB का एक ही मध्य बिंदु होगा, ठीक है। AB का एक ही मध्य बिंदु होगा, ठीक है, जो C है।
ठीक है, एक ही पद बिंदु होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें हमको ये दे रखा है, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले वही चीज होती है, दिया होता है, दिया है AC बराबर BD, सिद्ध करना है सिद्ध क्या करना है, AB बराबर CD। ठीक, ये हमको सिद्ध करना है। तो हल क्या होगा, हल में AC बराबर BD दिया है। ठीक, अब AC क्या है, AC किससे मिलके बना है, AC मिलके बना है AB प्लस BC बराबर BD किससे मिलकर बना, BD मिलकर बना है BC प्लस CD। लेकिन हमको लाना कहाँ है, यहाँ पर AC लाना है और यहाँ पर BD लाना है। तो इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसको इस प्रकार करेंगे। जो AC है वो किस प्रकार आएगा, यहाँ पर AC है तो AB हमको लाना है। ठीक है, तो किस प्रकार आएगा ये, AC में से अगर हम AC में से घटा दें हम क्या, BC, AC में से अगर हम BC घटा दें तो AB आ जाएगा। ठीक है, और V और D मिलाना BD, गलती हो गई भाई, हमको ABCD सिद्ध करना है, ABCD सिद्ध करना है, AB बराबर है CD के, ये सिद्ध करना है। तो हम जो हल कर रहे हैं बिल्कुल सही है, AC बराबर BD, ये क्या है, दिया है, हमको AB लाना है। तो AB कैसे आएगा, AB मिलके AC जो है, AC जो बना है वो हम इसको देखने लग गए थे, इसलिए करने लग गए, फिर वो आंसर ही नहीं आ रहा, हमें इसे लिखना AB बराबर CD। ठीक है, तो AC मिलके बना है AB प्लस BC के, और BC मिलके बना है, BD मिलके बना है BC प्लस CD के। अब देखो इधर से BC इधर दोनों बराबर कट जाएंगे, ये क्या बचा, AB बराबर CD, क्या यही सिद्ध करना होगा, बिल्कुल यही सिद्ध, एक लाइन का क्वेश्चन है, वो कन्फ्यूजन हो गया था, हम लोग इसको देख रहे थे कि ये सिद्ध करना है, अब वो भी बार बार लिख रहे थे, तो आएगा ही नहीं फिर तो वो। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन इसके हल हो गए हैं। 7वां क्वेश्चन भी ऐसा ही फालतू का क्वेश्चन है, नहीं आने का कभी ना पूछा जाएगा। तो आपकी प्रश्नावली 5.1 कंप्लीट हो गई है। अगले क्लास से नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, ये भी नया ही चैप्टर था, लेकिन इसमें हमने कॉन्सेप्ट क्या थे सर जो बता रहे हैं वो एक तो पहले पढ़े आए हैं, और जो इसमें एक्सरसाइज बताया वही है कि बिंदु क्या होता है, रेखा क्या होती है, वो सब चीज़ आपको बता ही दिया है इसमें हमने। ठीक है, अगले दिन नया चैप्टर पढ़ेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।